नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोच। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां बात करते हैं कि सांबा जिला में कोरोना के चलते साथ साथ जहां ड्रोन का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इसी बीच सांबा जिला से बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि जम्मू के सीमावर्ती इलाके में फिर दिखे ड्रोन और सांबा में पुलिस ने हाईवे पर बढ़ाई सतर्कता। आपको बता दें कि पुलिस जगह जगह नाके लगाकर कर रही है जांच और सीमावर्ती इलाके में फिर से ड्रोन जो है उनका सिलसिला शुरू हो गया है। और सांबा से बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। पुलिस विभाग की बात करते हैं तो पुलिस ने हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी है और जगह जगह पर नाके लगाकर जांच जो है वह चलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में सांबा में पहले भी ड्रोन दिखे गए हैं, लेकिन पुलिस ने हाईवे पर सतर्कता के साथ साथ जगह जगह पर नाके लगाकर घेराबंदी शुरू कर दी है। और बहुत ही जरूरी भी है कि जिस तरीके से सांबा जिला में और जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन जो है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है। और पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग भी पूर्ण रूप से अपना काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पे पाकिस्तान की बात करते हैं, ना सिर्फ आज, इससे पहले अब काफी समय हो चुका है जहां से पाकिस्तान से ड्रोन का सिलसिला दिखता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, तो इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, बिल्कुल अब एक और बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दोबारा से दिखा है और जहां बात करें हाई अलर्ट की, क्या इस समय वहां की स्थिति बनी हुई है? देखिए, लगातार पिछले 2 दिनों से सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में ड्रोन की ये संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। और खासतौर पर मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले की अगर बात करें तो 2 दिन पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में देखी गई, और कल बीती रात की बात करें तो आईटीबीपी कैंप के पास ये एक्टिविटीज देखी गई हैं। और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक आध इलाका जो रिगाल है, चिलाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी देखी गई है। और उसके बाद लगातार व्यापक तौर पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से लॉन्च किया गया है। और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, कहीं हथियारों की खेप तो कहीं पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से तो नहीं पहुंचा रहा। इसी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन कल बड़े पैमाने पर चलाया गया। लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन चलाया ही जा रहा था कि घगवाल क्षेत्र के जितवाल इलाके में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा 2 से 3 संदिग्ध भी देखे गए, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ संपर्क किया। और पुलिस ने जब वहां मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके बाद बड़े पैमाने पर आर्मी, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूरा इलाका कॉर्डन कर यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया गया। और खासतौर पर जिस व्यक्ति ने उन संदिग्धों को देखा था, उस व्यक्ति को आर्मी ने अपने साथ लेकर पूरा इलाका जो वो सर्च किया, वहां पर निशानदेही करवाई गई कि कहां कहां पर आपने देखा है इन संदिग्धों को। तो फिलहाल तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन आपको बता दें कि जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया ये लगभग 10:30 के आसपास शुरू किया गया रात को, और सुबह 3:30 पौने 4 के आसपास तक ये चलता रहा। उसके बाद सर्च ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया क्योंकि कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था उसके बाद लगातार बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया गया है, हाईवे को अलर्ट पर रख दिया गया है। और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हो या रिहायशी इलाके हो, यहाँ पर लगातार ये जो ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है, तो वहां पर देखिए इसमें एक और बात बीच में निकलकर साफ तौर पर आती है, जहां एक तरफ 15 अगस्त भी आने वाला है, वहां से ड्रोन का सिलसिला भी दिख रहा है और संदिग्ध भी जो है वो भी नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये तार वहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हर वो मंसूबे अब विफल करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे हम तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं असला बारूद को यहां पर डिपोर्ट करने की बात चल रही है। तो हम ये कहें कि ये बौखलाहट है पाकिस्तान की जो इस प्रकार की हरकतें लगातार कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बौखलाहट है, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन के प्रयासों में लगातार विफलता पाकिस्तान को हाथ लग रही है। क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो पूरी तरह से सक्षम हैं और लगातार वो मुस्तैद हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की बात करें या दीगर अलग अलग इलाकों की बात करें। तो पाकिस्तान को यही बौखलाहट है और उसी को लेकर ये नया हथकंडा ड्रोन का अपनाया है पाकिस्तान में भारत में खलल डालने का। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कुछ दिन के बाद है, उसी को लेकर तमाम तैयारियां जो वो सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारे आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा थ्रेट इस बार जरूर बना हुआ है सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि इससे पहले जो हथकंडे अपनाए जाते थे उसके ऊपर लगातार कंट्रोल किया जाता था, लेकिन कंट्रोल इस ड्रोन पर भी किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं होता कि ड्रोन के माध्यम से कहीं हथियारों की ड्रॉपिंग कर दें या कहीं ब्लास्ट कर दें या कहीं धमाका कर दें, उसी को लेकर जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जी ऋषि बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ने भी बताया कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, संदिग्ध भी दिखे गए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार 15 अगस्त से एक तरफ आने वाला है, किस तरीके के मंसूबे लेकर पाकिस्तान इस प्रकार की घुसपैठ करा रहा है और ड्रोन को लगातार सीमावर्ती इलाकों से जम्मू की ओर भेज रहा है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो साफ तौर पर घाटी से आ रही है, यानी श्रीनगर से साफ तौर पर आ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर आप भी जानते हैं, जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है तो वहीं पे घाटी में 45 से अधिक आयु वर्ग की वैक्सीनेशन लगभग पूरी हो चुकी है और 18 से 44 वर्ग में 23% लोगों ने लगवाई है वैक्सीन। डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग के पोले ने किया इसका खुलासा और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की दी जा रही है जानकारी। अच्छी खबर है, जहां पे 45 से अधिक आयु वर्ग की वैक्सीनेशन लगभग पूरी हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि जहां पे 18 से 44 आयु वर्ग है उनकी 23% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई हुई है। इसकी जानकारी साफ तौर पर डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग के पोले ने किया इसका खुलासा और साथ ही साथ तीसरी लहर की भी जहां बात की जा रही है कि तीसरी लहर एक घातकदार होगी, उससे निपटने की भी तैयारियां जो है वो पूर्ण रूप से की गई है और लाजमी है कि वैक्सीनेशन जो है यह हर घर तक पहुंचाई जाए, हर शख्स तक पहुंचाई जाए, ताकि वे अपने आप को भी इस कोरोना काल से बचा सके। और जिस तरीके से इस महामारी का प्रकोप अब कहीं ना कहीं देखने में कम हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अभी भी तीसरी लहर के होने की आशंका जताई जा रही है और किसी भी समय ये तीसरी लहर जो है साफ तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन घाटी में जहां पे 45 से अधिक आयु वर्ग की वैक्सीनेशन लगभग पूरी हो चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन खबर है। जिस समय वैक्सीनेशन को लॉन्च किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो 45 वर्ष से ज्यादा आयु वाले हैं या जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटीज है, यानी किसी और बीमारी से वे जूझ रहे हैं, तो इसके चलते हुए ये स्पष्ट है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि पांडुरंगा के पोले डिवकॉम कमिश्नर ने इस पर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। डेफिनेटली जो है अभी ओवरऑल जो अबव 45 का वैक्सीनेशन है नियरिंग कंप्लीशन पर है और 18 से 45 का जो वैक्सीनेशन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई, 23% हुआ है। ओवरऑल जो है 50% जब क्रॉस होता है तो उस हालात में हमें इम्यूनिटी, जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो मिलती है। कुछ एक दिनों में जो है हमारा वैक्सीनेशन उस लेवल तक जाएगा। डेफिनेटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए प्रिपरेशंस कर रही है। आने वाले दिनों में उससे रिलेटेड डिसीजंस स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ले लेगा। थर्ड वेव बेसिकली जो सेकंड वेव्स है कहते हैं कि उससे 3-4 गुना हो सकती है। हमने उसी तरीके से प्रिपरेशंस की है, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की अवेलेबिलिटी है 4 गुना बढ़ा दी है। हर एक पंचायत में पंचायत कोविड सेंटर एस्टैब्लिश किया है और बहुत सारी जगह जो है हमने टेस्टिंग सेंटर्स भी बनाए। इंशाल्लाह जो है हम उसको सक्सेसफुली फेस कर सके। हमारा जो वैक्सीनेशन है वो भी अच्छा हो रहा है। मेरी आपके जरिए से सभी पब्लिक को अपील है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका कंप्लायंस करें। डेफिनेटली हम उसको जो है सक्सेसफुली फेस कर सकेंगे। इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूरी जानकारी लेते हैं। तो बिल्कुल अमजद, आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पे एक्सपर्ट एक तरफ तीसरी लहर की बात की जा रहे हैं, उस बीच ये अच्छी खबर आ रही है कि वैक्सीनेशन जो है अब लगभग पूरी हो चुकी है। लोगों का रुझान किस प्रकार से हो रहा है और लोग किस तरीके से पार्टिसिपेशन अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर वहां कर रहे हैं? देखिए, बताना चाहेंगे आपको वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तेजी से चल रही है। कश्मीर की अगर बात करें, कुछ समय बीच में ऐसा आया था जब वैक्सीनेशन रुक गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक बार वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद अगर हम कहें तो एक तरह से लगभग 50 से 60% ऐसी आबादी है कश्मीर डिवीजन की जिनका फर्स्ट डोज लग चुका है। यानी फर्स्ट डोज लेने वाले जो 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग हैं उनका तो लगभग वैक्सीनेशन कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, लेकिन 18 साल से लेकर 45 की उम्र के जितने भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन का अभी तक फिलहाल कहे तो जो आंकड़ा है वो अच्छा नहीं नजर आ रहा। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार लगा रहे जो प्रशासन की तरफ से जोर लग रहा है वैक्सीनेशन प्रोसेस पर,
उसके रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन उसको हम लोग अच्छा नहीं कह सकते, इतना अच्छा कि जिसके बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है वो सपोर्ट हो पाए। तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अगस्त मध्य या फिर अंत के आसपास तीसरी लहर का जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर शायद आ सकती है, दोबारा से एक बार डेढ़ साल पूरे इंडिया के अंदर। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है कि वर्ल्ड को रोका जा सके। इसके लिए हॉस्पिटल लगाए जाने वाले जी तो बिल्कुल अमजद, वहां पे ये सवाल भी उठता है कि जहां चलिए ये तो अच्छी खबर है, लेकिन 18 से अधिक साल वाले जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला था कि उन्हें वहां पे स्लॉट्स नहीं मिल रहे, वैक्सीनेशन की किल्लत जो है वो भी देखने को मिल रही थी। क्या अभी भी ऐसी तस्वीरें स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, या हम कहें कि स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन ने 18+ से अधिक जितनी भी युवा पीढ़ी है उनके लिए तमाम वो सेंटर बनाए हैं, स्लॉट युवा पीढ़ी को साफ तौर पर मिल रहे हैं अभी या नहीं मिल रहे हैं? देखिए, अभी भी लगातार अगर हम देखें कोविड वेबसाइट को ओपन करके तो वहां पर जो स्लॉट्स है उनकी बुकिंग में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो अड़चने अभी भी लोगों को सामना उनका करना पड़ रहा है, क्योंकि स्लॉट्स जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। हमारे शहर के अंदर अगर आप श्रीनगर की ही बात करें, जहां कोविड-19 के वैक्सीनेशन की शुरुआत के दौर में लगभग 150 से लेकर 180 तक के वैक्सीनेशन सेंटर्स हुआ करते थे, अब उनमें कमी देखने को मिल रही है। आए दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स का जो आंकड़ा है वो बदल जाता है, किसी दिन 60 सेंटर्स होते हैं, किसी दिन 50 सेंटर्स होते हैं, लेकिन 100 के आसपास का आंकड़ा इन सेंटर से पिछले 20 दिनों में नहीं हुआ है। यानी सेंटर्स की कमी है, वैक्सीनेशन लगाने वाले लोगों का नंबर जो है, आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके बाद अगर हम देखें, एक तरफ से जहां वैक्सीनेशन प्रोसेस अच्छा चल रहा है, दूसरा डोज लेने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जो वैक्सीनेशन वाले लोग हैं जिनके 2 डोजेस कंप्लीट हो चुके हैं वो हार्डली 5% है। यानी हमारे 70% या 100% ही अगर फर्स्ट डोज कंप्लीट हो जाए फिर भी जम्मू कश्मीर की ज्यादातर आबादी कोविड-19 के खतरे में होगी, क्योंकि एक डोज काफी नहीं है। ये पहले से ही हर तरफ से बताया गया है, चाहे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हिंदुस्तान भारत के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी बात करें, या फिर हमारे एक्सपर्ट की बात करें, सबने कहा है कि 2 डोज लेने बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है अगर आपको कोविड से बचना है। यानी वैक्सीनेशन का दौर जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी इसे काफी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 5% की आसपास की ऐसी आबादी है जो पूरी तरह से कोविड से सुरक्षित है अभी के लिए 2 डोजेस लेकर के। जी अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे संवाददाता अमजद ने कहा कि दूसरा डोज भी जो है वो जल्द से जल्द लगाना चाहिए, ताकि हर कोई व्यक्ति तक जो वैक्सीनेशन है वो बिना किसी किल्लत के पहुंच पाए। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बात करते हैं किश्तवाड़ की। आप भी जानते होंगे कि जहां पे बादल फटने से तमाम ऐसे लोग, और बहुत ही दुखद समाचार उस वक्त भी आया था। तो अभी भी अगर बात करते हैं, हंजूर गांव में 5वें दिन भी बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अभी तक नहीं मिल रहा कोई भी लापता शख्स। आपको बता दें कि अभी भी हंजूर गांव के 19 लोग चल रहे हैं लापता। जहां पे बादल फटने से ये 19 लोग लापता थे। अभी भी जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके दौरान भी अभी भी इन लापता शवों को बरामद नहीं किया गया है। अभी भी हंजूर गांव के 19 लोग साफ तौर पर लापता चल रहे हैं, कि जहां पे बादल फटने से हम कह सकते हैं तमाम ऐसी जानें भी चली गई, और अभी भी जो लोग वहां पे लापता थे वे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। वो दिन जिस दिन क्लाउड बर्स्ट वहां पर हुआ था, सारे लोग जो है उसमें कईयों की डेड बॉडीज जो है वो भी रिकवर की गई थी, बहुत सारी जानें उस समय गई थी, लेकिन जो लोग उस दिन वहां से जिनके शव अभी तक नहीं मिले थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, अभी भी उसका सिलसिला जारी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई भी खबर साफ तौर पर निकल कर नहीं आ रही। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं, तो उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो अजय शान, आपसे पूछना चाहेंगे कि जहां पे अभी भी ऑपरेशन जारी है, जो लापता हुए हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, क्या कुछ कहना है उनका? क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है जब कोई अपना इस तरीके से छोड़कर जाता है और उसके बाद भी उसका शव ना मिले। 19 लोग अब लापता हैं। आज 5वां दिन लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से समय बीतता जा रहा है उम्मीदें कम हैं, और जो लोग वहां के हैं वो पथराई आंखों से कभी उस मलबे को देख रहे हैं, कभी उस नदी की तरफ देख रहे हैं जिसमें उनके लोग लापता हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीदें कम है कि अब कोई जीवित मिलेगा, लेकिन अब
यही दुआएं की जा रही हैं, कम से कम उनको शौत नसीब हो। हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं मिली है। कल कुछ पशु जो उनके गुम गए थे, मलबे के नीचे थे, उनको ढूंढ निकाला गया है, लेकिन जो डॉग स्क्वाड एनडीआरएफ का लगा हुआ है, दूसरे उपकरण लगे, तो अभी तक किसी इंसान को जिंदा या मुर्दा निकाला नहीं जा सका है और आज भी वो कार्रवाई चल रही है। जी प्रिंस। बिल्कुल अजय शान, वही बात करते हैं, प्रशासन किस प्रकार का सहयोग दे रही है और साथ ही साथ लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग चेतावनी लगातार देता हुआ नजर आ रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है और भी कई सारे घर हैं जो इस तरीके से नजदीकी में रहते हैं, उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। बात करें जितने भी परिजन हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या आशंका कहीं ना कहीं जताई जा सकती है कि जितने भी लापता है उन्हें अंतिम सांस तक ढूंढने का प्रयास किया जाएगा? जी बिल्कुल, प्रयासों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है, चाहे प्रशासन हो, स्थानीय लोग हो, हर तरफ से वहां पर काम चल रहा है, कोई ढील उसमें बरती नहीं जा रही है। बेशक मौसम खराब था, उस दौरान भी कार्रवाई चलती रही। आज हल्का मौसम ठीक हुआ है, बादल छट गए हैं, लेकिन जिस तरह से फोरकास्ट है उसको देखते हुए वहां पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। जो लोग बचे भी हुए हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखा गया, उनके लिए खाने, दूसरे रहने और जो एक टेंटेड कॉलोनी बनाने की प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित वहां पर टेम्पररी शेल्टर दिया जाए। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन भी एक्टिवेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं अब खत्म होती जा रही हैं जिस तरह से समय बीतता जा रहा है। जी अजय शान जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर जितने भी परिजन हैं आंखों में आंसू है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका अपना उसे इस प्रकार से छोड़कर जाए। और अब जहां बात करते हैं प्राकृतिक की मार की, तो बहुत सारी जानें जो है वो पहले भी गंवा चुके हैं। अब बहुत जरूरी है कि जो बाकी लोग हैं वह सतर्कता से रहें, और खासतौर पर वो लोग जो जल स्तर के नजदीकी रहते हैं। जम्मू का जीएमसी अस्पताल किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है। अब यह अस्पताल मरीजों को दी जाने वाली अस्पताल की डाइट को लेकर सुर्खियों में है। इस अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके टीमदारों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती विभिन्न बीमारियों के मरीजों को अस्पताल प्रशासन की ओर से एक ही तरह की डाइट दी जा रही है। मरीजों और टीमदारों के मुताबिक मरीजों को स्वस्थ होने के लिए अच्छे इलाज और दवाई के साथ साथ अच्छी डाइट की भी जरूरत होती है, जो इस अस्पताल में नहीं मिल रही। टीमदारों के मुताबिक पहले अस्पताल में हर मरीज को बीमार के हिसाब से डाइट उपलब्ध होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सभी मरीजों को एक ही जैसी डाइट मिल रही है। वार्डें हैं, जनरल वार्डें जिनको कह सकते हैं, उसके अलावा आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक जो मरीज हैं उनको एक प्रकार की जो डाइट जो हॉस्पिटल की तरफ से मिलती है वो एक प्रकार की मिलती है। मैं समझता हूँ कि अगर वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर हम जाएँ तो अलग अलग बीमारियों के मरीज़ वहाँ पे हैं। कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई सर्जरी का पेशेंट होगा, कोई आर्थो का पेशेंट होगा, कोई मेडिसिन का पेशेंट होगा। मगर जो सर्जरी के पेशेंट को दिया जाता है वही मेडिसिन के पेशेंट को दिया जाता है। ना ही उस पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट की हिस्ट्री ली जाती है कि उस पेशेंट को किस प्रकार का डाइट देनी चाहिए। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक उसको यहाँ पे डाइट देनी चाहिए। यहाँ पे डाइटेशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जो डाइटेशन सुबह वार्ड में जाए, हर पेशेंट की पहले फाइल पढ़े और वो महसूस करे कि इस पेशेंट को क्या हम यहाँ पे खाना दें, जो डाइट दें वो किस प्रकार की होनी चाहिए। और जो सुबह का जैसे ब्रेकफास्ट की बात करें, यहाँ पे पहले कुछ साल पहले यहाँ पे सुबह बॉयल एग, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह मिलती थी। अब काफ़ी लंबे समय से वो चीज़ें ही बंद हुई हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। जहाँ पे दवाई और ट्रीटमेंट जहाँ पे काम करता है वहाँ पे साथ साथ में ये चीज़ें भी काम ज़रूर करती हैं। अलग अलग किस्म के जो पेशेंट होते हैं उनको अलग अलग किस्म की डाइट जो है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये डाइट चाहिए। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल एक ही किस्म की डाइट वो है सभी पेशेंट को दी जा रही है। चाहे वो किसी भी किस्म का पेशेंट है उसको वही डाइट दी जाए और जनरल लोगों को दी जाती है। और दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर कोई चेक करने वाला नहीं है कि ये डाइट किस किस्म की आ रही है। जैसी डाइट पीछे से आती है और अब पता नहीं है ये ठेकेदार का और इनका एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में क्या नेक्सस है, उसकी देखा नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी क्या है, ये किस पेशेंट को कैसी डाइट दी जानी है, इसका कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। और ऐसे ही डाइट जैसे आती है वहाँ लोगों को दे दी जाती है, उसकी क्वालिटी चेक करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डाइट का एक जो पूरा मेन्यू बना हुआ है उसके हिसाब से लोगों को डाइट दी जाती है। चाहे कोविड का आप दौर देख लें पीछे,
वही डाइट चल रही है, वही लोग, वही सारा सिस्टम चल रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिस तरह से दूसरे हॉस्पिटलों में होता है, जैसे कश्मीर में आप देखते हैं कि वहाँ पर एक एक्सपर्ट रखा गया है जो लोगों को देखता है कि इन लोगों को किस किस्म की डाइट चाहिए। अगर कोई बड़ा क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको उसी हिसाब से जो डाइट दी जानी चाहिए। मांडा जम्मू की खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर शहर की प्रसिद्ध सैरगाह भी है और जहाँ बड़ी संख्या में शहर के लोग सुबह शाम सैर के लिए जाते हैं। लेकिन जम्मू नगर निगम ने अपनी पुरानी गाड़ियों का यार्ड यहाँ बनाकर इस जगह की खूबसूरती पर दाग लगा दिया है, जिससे जम्मू वासियों में भारी रोष है। क्या कहना है इस यार्ड को लेकर शहर वासियों का, पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू शहर की सबसे खूबसूरत सैरगाह में से एक है मांडा सैरगाह। प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल इस सैरगाह में बड़ी संख्या में जम्मूवासी सुबह शाम सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सैरगाह की खूबसूरती पर जम्मू नगर निगम ने दाग लगा दिया है। स्थानीय लोगों और सैर के लिए यहां आने वाले लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम ने इस खूबसूरत जगह पर अपनी पुरानी खराब पड़ी गाड़ियों का डंप लगाकर यहां के खुशगवार माहौल को खराब कर दिया है। पहले इतना गंद हुआ नहीं करता था, जब से म्यूनसिपैलिटी ने लिया है तब से ये गंद इकट्ठा करना शुरू हुआ। गंद इतनी है, बदबू इतनी है, चलना मुश्किल हो जाता है। कोई अटेंशन नहीं है, कोई इसको कवर नहीं करता। हम पर्सनली किसी की वो करके थोड़ा बहुत करवा लेते हैं सफाई, लेकिन वो भी एक दिन, महीने में एक दिन आया कर गया, उसके बाद वहीं गंद का गंद वहीं पड़ा रहता है। लोगों का आरोप है कि जम्मू शहर में केवल एक ही जगह बची है जहां हरियाली है, जहां प्रदूषण कम है और जहां लोग कुछ पल सुकून से गुजारते हैं। लेकिन इस जगह को और विकसित करने के बजाय जम्मू नगर निगम ने इस खुशगवार जगह पर पूरे जम्मू शहर की गंदगी इकट्ठी कर दी है। ये यानी कि म्यूनसिपैलिटी को ये देखना चाहिए कि शहर में एक ही स्थान बचा है जो थोड़ा ग्रीन है, यहाँ थोड़ी आलूदगी कम है और यहाँ लोग पूरे शहर का फेमस मॉर्निंग वॉकर ट्रैक जो है वो इसी जगह पर है। आप देखिए पूरा शहर यहाँ सैर करने आता था। ये पुरानी रख है जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया था और ये वाइल्ड लाइफ एरिया है सारा। यहाँ पर आप, पहली बात तो ये है, मुझे इस बात का एतराज़ है कि आप ऐसी जगह पर जहाँ आप उद्यान बना सकते हैं, जहां बाग बगीचा बना सकते हैं, यहाँ सैरगाह को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, वहाँ ये काम करने की बजाय जो कि म्यूनसिपैलिटी का काम है, वो काम करने की बजाय आप यहाँ पर पूरे शहर की आलूदगी इकट्ठी करते हो और यहाँ पर अपने कबाड़, गाड़ियाँ और जो इक्विपमेंट हैं वो यहाँ इकट्ठे करते हो। ये कहाँ का आप, यानी कि कौन सी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? आप सिविक बॉडी हैं, लोगों से सिविक सेंस की अपेक्षा करते हैं, तो अगर आपकी ये सेंस है तो लोगों से आपका कोई एतराज नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस जगह की खूबसूरती बरकरार रखने और यहां से गंदगी हटाने के मुद्दे को लेकर जम्मू नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी इस जगह की खूबसूरती को बचाने के लिए गंभीर नहीं है। तो भी सफाई तो होनी चाहिए ना। हम तो सुनते हैं प्लान बड़े बनते हैं, यहाँ ऐसा होना, यहाँ पार्क बनेगा, ये होगा। मंदिर के सामने देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। इसके बारे में हम इतने पर्टिकुलर हैं। कितनी बार हमारा डेपुटेशन दफ्तर गया, कमिश्नर साहब से मिला जो पहले थे, लेकिन होता है कख नहीं। उस वक्त कह देते हैं कि हाँ जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिलासे हैं सिर्फ ज़बानी, लिप सिम थी, बाकी कुछ नहीं। जम्मू नगर निगम का काम शहर को खूबसूरत बनाना है, लेकिन मांडा की बात करें तो इस जगह को खूबसूरत बनाने के बजाय जम्मू नगर निगम इसे बर्बाद करने पर तुली है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां भारी बारिश के कारण लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं अखनूर से सटे देईपुर में चिनाब दरिया के उफान पर होने के कारण वहां के लोगों की जमीनों का चिनाब के पानी के कारण कटाव हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनकी उपजाऊ जमीन भी पानी के बहाव में बह रही है। प्रशासन की ओर से यहां पर जमीन का कटाव रोकने के लिए क्रेट भी बांधे गए थे, लेकिन वह सिर्फ नामात्र ही है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द यहां पर कुछ इंतजाम किए जा सके, जिससे उनकी जमीन का कटाव होने से बच सके। मेरा नाम राहुल है, मैं देपर ग्रां रौहने आला है। इत्थे दिक्खो चनाब दरिया पानी खुला बगा है, ना कि इत्थे साधन है कोई, ना कोई रुआ, लोकें जमीनां रुढ़ी गईयां, ना इत्थे कोई दिक्खन आंदा, ना तहसीलदार ना एसडीएम, उन्हें बनाया कक्ख नहीं। हर साल आंदे न, चक्कर लांदे न, जंदे न, साढ़ा रेवा कक्ख नहीं। इत्थे जमीनां रुढ़े, हुण तुस दस्सो असें केह् करना इत्थे। और इत्थे इन्ना बड़ा हाड़ आए दा, दिक्खो हां इत्थे किन्नी जगह रुढ़ी, इत्थे कोई नहीं आंदा दिक्खन, नहीं एसडीएम आए, नहीं कोई सरपंच आए, नहीं तहसीलदार आए, ते इत्थे रुढ़ी भी सकने इत्थे केह् करना। इत्थे अग्गों इत्थे घाह घूह बनाना ना पौंदा, जगह रुढ़ी साढ़ी किन्नी बड़ी, क्रेट रुढ़ी है, पिछले बारी भी हाड़ आया, इन्नी बड़ी जगह रुढ़ी, लोकें किन्ना नुकसान होया इत्थे। ये साड़ी जगह जेह्ड़ी सारी मतलब रुढ़ा करदी है। कल ही पानी बड़ा ज़्यादा हा, अज थोड़ा घट्ट है। पिछली बारी भी सारी जगह रुढ़ी गेदी है साड़ी, ते थोड़ी बहुती बची ही है। ते हुण दे गौरमेंट ने नहीं इधर दिक्खेआ कम्म शम्म लवाया, ते भी रुढ़ी के जानी है। असें खाना केह् है, साढ़े केह् बचना है। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के महासचिव दर्शन कुमार ने कहा कि पिछले कई वर्षों से एसोसिएशन 1 रैंक 1 पेंशन, शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री भी सेना के बराबर काम करती है, लेकिन सरकार उन्हें सेना के बराबर सुविधाएं नहीं दे रही। ना मेडिकल फैसिलिटी, कुछ हम लॉन्ग समय से गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स जैसे 1 पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और शहीद का दर्जा और स्पेशल रिक्रूटमेंट और सीएसडी कंटीन्स, ये बिल्कुल जायज़ नहीं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और हम जबकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है, और तब से जो हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, पहले सीएसडी में लागू थी, और आज जो केंद्र सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है, भाई हमारी जो डिमांड्स है, हम काफ़ी देर के ऑल इंडिया लेवल पे डिमांड्स आपके आगे हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।